22 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से अहमदाबाद जाने के लिए निकली। 27 फरवरी की सुबह गोधरा स्टेशन में उसकी 2 बोगियों में आग लग जाती है, जिसमें 59 लोग जिंदा जल जाते हैं। रेल मंत्रालय एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बनाती है, जिसके अनुसार ये दुर्घटना एक एक्सीडेंट थी। पर क्या सच में ये दुर्घटना एक एक्सीडेंट थी? इसी सवाल का जवाब देती है द साबरमती रिपोर्ट। मूवी का फेस है विक्रांत मासे, जो समर कुमार की भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ है राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा। दोनों के रोल्स काफी इम्पैक्टफुल हैं। एक डायरेक्टर के मूवी छोड़ देने के बाद धीरज सारना ने डायरेक्शन की कमान संभाली। एकता कपूर ने इसे प्रोड्यूस किया है। इस मूवी को हम इन्वेस्टिगेशन ड्रामा की कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसका फोकस पॉइंट गोधरा कांड है, पर साथ साथ ये और भी मुद्दों को हाईलाइट करती है, जैसे हिंदी भाषा का मुद्दा, पत्रकारिता का अपना काम सही से ना करना और धर्म के नाम पे लोगों को बताने का मुद्दा। ये एक कैमरामैन समर कुमार की कहानी है, जिसने हादसे के कुछ समय बाद ही ग्राउंड जीरो पर और घटना में घायल हुए लोगों की हॉस्पिटल में रिकॉर्डिंग्स की थी, जहां उसे समझ आ रहा था कि ये एक एक्सीडेंट तो नहीं था। उसकी रिपोर्टर को भी यही लग रहा था, पर रिपोर्टर इसे एक्सीडेंट बताती है। इसका विरोध करने पर समर को ही नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद उसे और कहीं नौकरी नहीं मिलती। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है और शराब के नशे में डूब जाता है। 5 सालों बाद उसी चैनल में जब एक नई लड़की को गोधरा कांड पर एक रिपोर्ट करने कहा जाता है, तब उसकी रिसर्च में वो समर तक पहुंचती है, जिसके बाद दोनों गोधरा जाते हैं ग्राउंड जीरो से तहकीकात करने, ताकि साबरमती एक्सप्रेस में लगी उस आग की सच्चाई जान पाए, जिसमें 59 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। दोनों की तहकीकात सफल रहती है और मूवी के आखिरी में हमें बताया जाता है कि ट्रेन में आग लगाना एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि कई सारे लोगों ने मिलकर ट्रेन की 2 बोगियों में आग लगाई थी और उनके दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया गया था, ताकि लोग बाहर ना आ पाए, जिस कारण उसके अंदर 59 लोग जिंदा जल गए थे। किन लोगों ने किसके कहने पर यह सब किया, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी पहले मई में, उसके बाद अगस्त में रिलीज होने वाली थी, पर किन्हीं कारणों से इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ती रही। फाइनली ये 15 नवंबर 2024 को रिलीज हो गई है। सेंसर की तरफ से इस मूवी के कई सारे सीन काटे गए हैं, जिस कारण मूवी पहले भी चर्चा में रह चुकी है। मूवी देखते हुए हमें भी कई सारे कट साफ साफ समझ आते हैं, जब एक सीन अचानक से आगे बढ़ जाता है। मूवी रिलीज के बाद काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। काफी लोग मूवी को गोधरा का सच उजागर करने का एक सफल प्रयास बता रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तारीफ की है, पर कई लोग इसे एक प्रोपेगेंडा मूवी बता रहे हैं और इस मूवी के साथ साथ विक्रांत मासी को भी ट्रोल किया जा रहा है, ये कहकर कि 12th फेल मूवी बनाने के बाद अब साबरमती रिपोर्ट करने पर यही लगता है जैसे विक्रांत सच में 12th फेल हो। इस ड्यूब स्टोरी में हम जानेंगे कि आखिर क्यों इतना सेंसिटिव और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बनी फिल्म को लेकर इतनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने मिल रही हैं। इलॉजिकल, वीक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले बात करते हैं मूवी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की। सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस इस मूवी का बेस्ट पार्ट है। विक्रांत मासी ने हर बार की तरह अपने रोल को जीने की पूरी कोशिश की है। वो बात अलग है, उनके कैरेक्टर में काफी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा की भी परफॉर्मेंस एकदम एक्यूरेट है। मूवी के कुछ सीन्स काफी एंगेजिंग है एंड मूवी का फ्लो भी काफी बढ़िया है। मूवी ज्यादा स्लो नहीं चलती और सबसे जरूरी पॉइंट, मूवी अपनी बातें साफ साफ रखती है। अब बात करते हैं वीक पॉइंट्स की। सबसे बड़ा वीक पॉइंट तो मूवी की स्टोरी खुद है। बहुत बेसिक और प्रिडिक्टेबल स्टोरी, जो अपने टॉपिक की सेंसिटिविटी के साथ बिल्कुल जस्टिस नहीं कर पाती। 59 लोगों के जिंदा जल जाने की घटना पर बनी फिल्म में उतना इमोशनल फील नहीं होता जिस तरह का ट्रीटमेंट ये टॉपिक डिजर्व करता है, जिस कारण एज अ व्यूअर हम उस दुखद घटना से उतना जुड़ नहीं पाते। शुजित सरकार की सरदार उधम में हमने एक ट्रेजेडी का बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन देखा है। रोंगटे खड़े कर देने वाला आधे घंटे लंबा वो सीन, जिसमें हत्याकांड के बाद 19 साल के उधम की लाशों के बीच से जिंदा लोगों को ढूंढने की जद्दोजहद उस त्रासदी के बीच हमें ले जाकर खड़ा कर देती है। साबरमती रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगला है इसका सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट। मूवी आज से 24 साल पहले घटी घटना पर अपना साफ साफ एक वर्डिक्ट देती है कि किस तरह यह घटना एक सोची समझी साजिश थी। किन लोगों ने किसके आदेश पर इसे अंजाम दिया था, जिसमें एक खास कम्युनिटी को दोषी करार दिया गया है, पर बैलेंस बनाए रखने के लिए उसी कम्युनिटी की महिला को इस तरह दिखाया गया है कि अच्छे और सच्चे लोग हर तरफ होते हैं, पर कुछ लोगों के कुछ गलत कामों के कारण पूरी कम्युनिटी को गलत मान लिया जाता है। कही गई बात बिल्कुल सही है, पर उसका स्टोरी में एग्जीक्यूशन थोड़ा वीक है। सेम चीज अनुभव सिन्हा की मुल्क में जिस तरह दिखाई गई थी, उसके मुकाबले यहाँ ये बात बहुत सिंपल दिखाई देती है। अगला कंट्रोवर्शियल पॉइंट है पत्रकारिता का गैर जिम्मेदार रवैया। मीडिया खबरों को सच्चाई से दिखाने के बजाय उन्हें अपने निजी स्वार्थों के लिए तोड़ मरोड़ कर दिखाती है।
पर ये पूरा ठीकरा एक स्पेसिफिक फिक्शनल चैनल पर ही फोड़ा गया है, जिन्होंने किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर एक हत्याकांड को एक्सीडेंट के रूप में दिखाया ताकि वो पार्टी आने वाले स्टेट इलेक्शंस जीत पाए। क्रिटिक्स का कहना है क्या पूरे देश में वो अकेला ही न्यूज चैनल था जिसे लोग न सिर्फ देखते थे बल्कि उसकी बातें आंख बंद करके यकीन भी करते थे। पत्रकारिता के बहुत सारे मीडियम्स में से एक होता है सैटेलाइट टीवी न्यूज मीडियम। मूवी देखकर ऐसा लगता है इस एक चैनल के अलावा भारत में ना कोई और चैनल है, ना कोई अखबार, ना ही कोई इंडिपेंडेंट न्यूज मीडिया जो इस घटना की सच्चाई दिखा पाता। हो सकता है उस एक फिक्शनल चैनल को सारी मीडिया के सिंबल के तौर पर दिखाया गया हो। क्रिटिक्स को ऐसा भी लगता है कि स्टोरी में बस एक विलन खड़ा करने के लिए इस फिक्शनल चैनल को इस तरह दिखाया गया है। मूवी की दूसरी बड़ी वीकनेस है समर के कैरेक्टर को सही से इंट्रोड्यूस और डेवलप ना करना। समर, जो कि स्टार्टिंग में फिल्म बीट में फोटोग्राफर दिखाया गया था, उसे आगे चलकर पत्रकारिता के सच्चे सिपाही के रूप में दिखाया गया है, जो अंग्रेजी पत्रकारिता की लेजिटिमेसी पर सवाल खड़े करता रहता है और हिंदी भाषा की दुर्दशा के बारे में भी बातें करता है। मूवी में आगे चलकर जब वो अपना खुद का हिंदी न्यूज चैनल शुरू करता है तब लगता है मानो सत्य की विजय हुई है और पत्रकारिता सफल हुई, जिसके बाद ये मूवी गोधरा कांड की कहानी कम और एक कैमरामैन के आदर्श पत्रकार बनने की कहानी ज्यादा लगती है। क्रिटिक्स का कहना है कि गोधरा से लौटने के बाद जब उस पत्रकार को दबाया गया तो वो शराबी बन गया। तब वो गोधरा का सच सामने लाने की कोशिश नहीं करता, पर पैसों के लिए जब वो वापस गोधरा जाकर केस को इन्वेस्टिगेट करने में राशि के कैरेक्टर की हेल्प कर रहा होता है, तब अचानक 5 सालों के बाद उसके अंदर का आदर्श पत्रकार जाग जाता है। समर के कैरेक्टर को और ज्यादा संजीदगी से दिखाया जा सकता था, जो अभी काफी अनप्रेडिक्टेबल और अनडेवलप्ड है, जिससे कि कहानी की इमोशनल डेप्थ बढ़ती। अगर समर के किसी पर्सनल लॉस को स्टोरी में जोड़ा जाता तो फिर ये कहानी उसकी खुद की एक इमोशनल जर्नी बन जाती, जिससे जुड़ना ऑडियंसेस के लिए आसान होता। अगले वीक पॉइंट की बात करें तो वो है मूवी की प्लेन सिंपल प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन। केस इन्वेस्टिगेशन के सीन थोड़े एंगेजिंग तो हैं, पर ना उतना सस्पेंस क्रिएट कर पाते हैं, ना गोधरा जैसे बड़े कांड को सही से जस्टिस दे पाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बीच में समर की कॉमेडी करने की नाकाम कोशिशें एज अ व्यूअर आपने जो टॉपिक के लिए सीरियसनेस बचाए रखी होती है उसे भी खत्म कर देती है। और कॉमेडी तो ऑब्वियसली नहीं हो पाती, उसको हम उरी द सर्जिकल स्ट्राइक या द कश्मीर फाइल्स के रेफरेंस से समझने की कोशिश करते हैं। उन मूवीज के टॉपिक्स की सीरियसनेस समझने के बाद भी अगर उनमें जबरदस्ती कॉमेडी डालने की कोशिश की जाती तब उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कम हो जाता। इस मूवी का सबसे इलॉजिकल सीक्वेंस है विक्रांत के कैरेक्टर की अपने आप शराब छूट जाना। जहां वो 5 सालों से सुबह शाम नशे में ही रहता था, यहाँ अचानक गुजरात की मिट्टी उसकी दारू छुड़वा देती है और उसे कोई विड्रॉल सिम्टम्स भी नहीं होते। अगर सच में ऐसा है तो गुजरात में प्रॉपर अल्कोहल एडिक्शन क्योर सेंटर्स खुलने चाहिए। क्रिटिक्स कहते हैं जब विक्रांत के कैरेक्टर को आइडियल पत्रकार दिखाने का टाइम आया था तो उसे अल्कोहलिक तो नहीं दिखाया जा सकता था। टिपिकल बॉलीवुड लॉजिक। एक और बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहा कि मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक महिला दिखाई जाती है जिसका अपीयरेंस सोनिया गांधी जी से इंस्पायर्ड लगता है। उनसे मीटिंग करके निकलने के बाद ही मिनिस्टर उस फिक्शनल चैनल के हेड से गोधरा कांड को एक एक्सीडेंट बताने के लिए कहता है, जो इनडायरेक्टली एक एलिगेशन है बतौर सिंबोलिज्म कि उनके कहने पर ही गोधरा का सच छिपाया गया। पर इसके पीछे का उनका और मिनिस्टर का मोटिव साफ साफ समझ नहीं आता। पर यही चीज पूरी मूवी की स्टोरी को डोमिनो इफेक्ट देती है, मतलब कि आगे जो भी होता है इसी के कारण हो रहा होता है। एंड इन द लास्ट मूवी की एंडिंग दोषियों को दिखाती जरूर है पर उन्हें कोई सजा नहीं होती, जिससे एक अनफुलफिलमेंट की फीलिंग लेकर हम इस मूवी से बाहर आते हैं। हाँ, मूवी के एंड में विक्रांत के कैरेक्टर आदर्श पत्रकारिता करते हुए अपने हिंदी न्यूज चैनल पर हिंदी में बड़ा सा मोनोलॉग बोलता है, जिसके आखिर में वो उन सारे जिंदा जले 59 लोगों के नाम लेकर उन्हें वो अटेंशन देता है जो उन्हें काफी पहले मिलनी चाहिए थी। और ऐसा करके ना सिर्फ समर बल्कि खुद मूवी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देती है। पर मूवी देखने के बाद ये व्यूअर्स की जिम्मेदारी बनती है कि अपने स्तर पर गोधरा कांड के फैक्ट्स को खंगालें और मूवी की हर बात पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, ना ही उसका उल्टा करें कि मूवी पर प्रोपेगेंडा टैग लगाकर उसे बिना देखे भला बुरा कहें। मूवी में कई कमियां होने के बावजूद जो एक काम ये सफलतापूर्वक करती है वो ये है कि भारत में घटी एक दर्दनाक घटना को दर्शकों के सामने लाकर रखती है। अब जिस तरीके से ये रखती है वो भले आपको पसंद ना आए, पर आपका ध्यान गोधरा कांड की तरफ जाना चाहिए। आपको उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उसके बारे में बात कर पाए, पर इसलिए भी कि आप में इस तरह की घटनाओं को समझने का, उन्हें जानने का जिम्मेदार रवैया पैदा हो। वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही न्यू मूवीज के अनबायस्ड और जेन्युइन रिव्यूज के लिए ड्यूब स्टोरी को सब्सक्राइब करें।